everyone, this is Nusrat Khwaja. Welcomes you on the e-learning platform of Udaan IAS. आपके लिए गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ ये कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उड़ान IAS अकेडमी इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम्स लाइक SSC एंड रेलवे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको कराने वाले हैं. ये एक स्पेसिफिक बैच इसी पर्पज से लॉन्च होने जा रही है जिसमें SSC और रेलवे की तैयारी आपको कराई जाएगी. ये बैच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही मिली जाएगी, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं. इस बैच रिलेटेड बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी. जो डेट और टाइमिंग्स है ये आपको बता दी जाएगी जल्दी. और इस बैच में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ. आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश इन दिस पर्टिकुलर बैच. तो देखते हैं इंग्लिश का थोड़ा सा. तो बिफोर डिस्कसिंग दिस सिलेबस मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर को बेसिकली, या मैं आपको बोलूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रामर और वोकैब. ग्रामर और वोकैब. अगर एसएससी की बात करें हम तो प्री टीयर 1 जो होता है एसएससी का टीयर 1, उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच, मतलब कि 50 मार्क्स का इंग्लिश प्री में मतलब टीयर 1 में. और टीयर 2 जिसको हम मेंस भी बोलते हैं उसमें 45 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 135 मार्क्स. तो टोटल 185 मार्क्स का वेटेज होता है इंग्लिश में एसएससी के एग्जाम में. तो ये प्रिपरेशन हम कराएंगे आपको फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल. अब वापस आते हैं इस चीज पर. अगर सीजीएल टीयर 1 की मैं बात करूं, टीयर 1 जैसे कि मैंने आपको कहा कि 25 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, तो वोकैब का कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस और ग्रामर का 13 से 15 क्वेश्चन. तो टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे इंग्लिश में. तो ये वोकैब किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच होगी, कौन सी प्रैक्टिस बुक होगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी क्लास के दौरान. प्लस वोकैब के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. अगर कुछ भी नहीं आता इंग्लिश तो भी इट्स ओके, हम बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जो भी एग्जाम का लेवल होगा वहां तक हम आपको लेकर के जाएंगे. तो चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं. थोड़ा सा फटाफट सिलेबस को एक बार देख लीजिए. इडियम्स एंड फ्रेज, ये एसएससी का सिलेबस है जो ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा. इडियम्स एंड फ्रेज ये वोकैब का सेक्शन है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब का सेक्शन है. सेंटेंस करेक्शन ये ग्रामर से आएगा. एरर स्पॉटिंग ये भी ग्रामर से आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से आएगा. स्पेलिंग करेक्शन वोकैब का सेक्शन है. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये तो क्वेश्चन है, पैसेज हम जानते हैं, इसको शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं. सिनोनिम एंटोनिम वोकैब का सेक्शन है. एक्टिव पैसिव वॉइस ग्रामर. सेंटेंस रीअरेंजमेंट ग्रामर. PQRS का फॉर्म आता है, जम्बल्ड जो आते हैं पैराजम्बल्ड क्वेश्चंस वो इस पे आते हैं. फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी ग्रामर से होगा. एंड क्लोज टेस्ट ये ग्रामर और वोकैब दोनों से आते हैं. तो ये बेसिकली जो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस बताए थे वो उसका छोटा सा ये इसका डिस्क्रिप्शन है, जो हम आपको क्लासेस के दौरान में क्या अप्रोच होगी एग्जैक्ट इसको पढ़ने की वो बताएंगे. तो अब इस वीडियो में आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, मैं आपसे एक पेपर डिस्कस करूंगी जो लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में आया था. ये पेपर है 1 दिसंबर 2022 का, लास्ट ईयर का 1 दिसंबर का 11:45 वाले शिफ्ट का ये पेपर है, जिसको हम अभी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो हमको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लेवल होता है बेसिकली एग्जाम का, इस एग्जाम का. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. आपको एक एंटोनिम चूज करना है इस अंडरलाइन वर्ड का. तो क्वेश्चन था फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम हॉल इज कंसिडर्ड एज अ ट्राइवियल इशू. तो बेसिकली जो एंटोनिम आपको सिलेक्ट करना है वो इस ट्राइवियल का करना है. तो इसका मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट. अनइम्पोर्टेंट. तो ये वाली चीज क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली जो एंटोनिम इसका होगा वो वहां पर सही जाएगा. तो ट्राइवियल बेसिकली इज अनइम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर जो मेन आंसर आने वाला है वो कैरी करना, नहीं करना हॉल टिकट को एग्जाम में, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है. तो फिर सीरियस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ट्राइवल का जो एंटोनिम होगा सीरियस होगा. अंडररेटेड, काइंड ये सारे वर्ड्स इससे रिलेटेड नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. अब हमारा पहला टास्क ये है एक्टिव पैसिव करने के लिए जो फर्स्ट टास्क हमको परफॉर्म करना पड़ता है वो ये है कि आप ये देखें कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन से टेंस में है. तो पढ़ते हैं द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे. तो विल बी डिलीवर्ड, तो पहली बात तो ये पैसिव में दिया हुआ है और आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव में.
हमको इस तरीके से पता चला क्योंकि विल बी उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस बेसिकली क्वेश्चन इज गिवन इन दी पैसिव फॉर्म। इसको आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता, बस ये बी हट जाएगा यहाँ से और वर्ब के फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और बाय हट जाएगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमको मैच कर रहा है इसमें। तो ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो देखिए हर ऑप्शन में द शॉप पहले है, उसके बाद विल, तो यहाँ है विल, यहाँ है विल, मतलब वुड आ गया। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ये वाला विल और ये वाला विल, फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस ऑप्शन की तरफ पढ़ें तो विल बी आ गया, जबकि पैसिव में जब ऑलरेडी बी आ चुका है तो एक्टिव में बी हट जाएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी गलत। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मतलब कि ये ऑप्शन सही है। और देखा भी जाए तो ऑप्शन सही है। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो इधर सब्जेक्ट बन गया और जो पुराना ऑब्जेक्ट था, मतलब इन केस में इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ये ऑब्जेक्ट मतलब कि ये न्यू सब्जेक्ट है और ये न्यू ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो ये गिवन सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन सेगमेंट है, जो वो अंडरलाइन सेगमेंट ये है, राजन इज हैविंग, इसको आपको करेक्ट करना है। इसका मतलब ये करेक्ट द सेंटेंस के फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, राजन के 3 भाई बहन है, ये बोला जा रहा है। तो जब भी आप कोई परमानेंट चीज को बताते हैं, परमानेंट चीज को जब आप बताते हैं तो जो टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट की परमानेंट चीज बताने के लिए वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस चीज को ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट में किसी भी चीज को परमानेंसी बताएं, परमानेंट बताएं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो राजन के 3 भाई बहन है, दिस इज परमानेंट, तो आप जिस टेंस का यूज करेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। राजन हैज 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। इस हैज को देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब तब होता जब वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद यूज किया हुआ होता। तो बेसिकली ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए जब कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल इस तरीके से होगा। अगर हम बोलें कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL these days, इन दिनों हम SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये जो एक्शन है ये टेम्परेरी है। कुछ दिनों बाद जब आपका SSC CGL का एग्जाम होगा, जो कि होने वाला है जुलाई में, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। दिस इज नॉट गोना बी लास्ट फॉर एवर। तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो टेम्परेरी चीजों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, जबकि परमानेंट जो चीजें होती है आप प्रेजेंट में बताना है तो डेफिनेटली द टेंस व्हिच इज गोना बी यूज्ड हियर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, राजन हैज। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम, उससे मिलता जुलता शब्द हमको चूज करना है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, तो थोड़ा सा वो कैप की नॉलेज हमको जरूरी है एंटोनिम सिनोनिम बताने के लिए। तो सक्षम अगर हमको पता था तो बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। कैपेबल इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड वर्ड। ये PQRS है जो हमने देखा था सिलेबस में। अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो इसमें करना ये होता है, जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें एक दूसरे के साथ कनेक्शन ढूंढना है। तो चलो बात ऐसी है कि सबसे पहला क्या आएगा इसमें से, तो शुरू करते हैं। अगर मैं बी ऑप्शन को पहला लिखूं तो द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। दैट मीन्स इससे पहले कुछ आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन पहला नहीं आएगा। दूसरा इट सीक्रेटली स्वाउज्ड इनटू, ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इट कौन है यहाँ पर नहीं बताया गया, तो यहां से भी क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीव, ये भी यहां से भी क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। तो चलते हैं ऑप्शन ए के पास। अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यहां से शुरुआत होगी।
तो जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो ए है। अब इसका कनेक्शन आप ढूंढेंगे कि पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू। ब्रोकन इनटू का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना। तो वो घुस गया, पैंथर जबरदस्ती घुस गया, कल रात की बात हो रही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा वो है इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम, क्योंकि घुसने के बाद वो धीरे धीरे चलने लगा रूम में, जहां पर एक यंग बॉय जिसका नाम था जॉनी, वो सो रहा था, स्लीपिंग, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ उसको। हु सडनली वोक अप एंड रियलाइज, जो अचानक से उठा और उसने देखा कि वो जो पैंथर है वो उसके बेड के आसपास घूम रहा है। तो ए, देन द नेक्स्ट इज सी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ए ऑप्शन, मतलब आपने दो ही सही अरेंज कर लिए तो आपको लगभग आंसर मिल जाता है। उसके बाद जो थर्ड आएगा वो डी, जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो उसके ऊपर कूदने वाला था वो वहां से बेड से उठ करके कहाँ चला गया? क्लोजेट में छुप गया। फिर लास्ट आएगा, ये सब सुनने के बाद विलेजर्स आ गए और उसके बाद वो एनिमल मतलब पैंथर डर करके विंडो से बाहर भाग गया। तो ये एक स्टोरी है जिसमें आपको कनेक्शन निकालना है। तो कनेक्शन निकालने के लिए मतलब रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला अप्रोच होता है कि आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा बेसिकली कि पहला जो सेंटेंस है वो कहां से शुरुआत हो रहा है, उसके बाद अरेंजमेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एंड डैश मेडिसिन टू द पेशेंट। ऑफिशियल यहाँ पर कुछ भी यूज का नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं नर्स को? एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दे दो पेशेंट को। डॉक्टर वहां मान लीजिए अवेलेबल नहीं है तो वो उनका ये कहना है कि आप क्या करें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दे दें। किसको? पेशेंट को। जैसे पैरासिटामोल की जगह डोलो आप ले सकते हैं, दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। लेना नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। देन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइंड पोर्शन। तो ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको अंडरलाइन पोर्शन में ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। तो शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं कि बताना क्या चाह रहा है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ देम नो एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इट स्टोर फॉर देम। इसका हिंदी मीनिंग है कि मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए इस दुनिया में रहना अगर ये पता चल जाए कि उनकी किस्मत में क्या है। तो अब पहला वाला देखते हैं, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इट स्टोर्ड, यहां गड़बड़ है क्योंकि हैड के बाद हैज, हैव, हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये ऐसा होना चाहिए था। इट रिमूव हो जाएगा यहां से, हैड स्टोर्ड होना चाहिए था, तब ये चीज सही होती। तो जो एरर है वो सेकेंड वाले सेंटेंस में मतलब इस वाले अंडरलाइन पार्ट में है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। तो हम अगर टेंस पढ़ेंगे, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि माइट बी के बदले जो सिर्फ एक ही वर्ड आ सकता है वो मे है, क्योंकि माइट जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट होता है तो मे आता है, और मे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है तो माइट आता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, मतलब ऐसा कोई पीस जिसको एक जगह से निकाल करके हम दूसरे जगह पर लगाएं, ट्रांसप्लांट करें प्लांट का कोई पार्ट, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो वहां से आया है ग्राफ्ट, तो ग्राफ्ट इज गोना बी द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए ये फिलअप्स का फॉर्म है जो सिलेबस में हमने देखा था। सिलेबस में ज्यादा देर ना लगा करके हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस सिलेबस का ज्यादा सही तरीके से हो सकता है। आप देखिए जो एक एक पॉइंट सिलेबस में मेंशन था वो क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है। सो द क्वेश्चन इज इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस। तो देखिए गेट सक्सेस होता है, गेट प्रोग्रेस नहीं होता, मेक प्रोग्रेस होता है। होल्ड और कैच का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल मेक प्रोग्रेस इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वॉइस कन्वर्ट करने के लिए जो वॉइस आपको दिया होता है, सबसे पहले तो आप ये पता लगाएं कि वॉइस है किस टेंस का। अब देखिए, प्रिया वॉशेस, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का SES वाला फॉर्म, जिसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब हमको जैसे ही ये पता चला अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका पैसिव बनाने के लिए इज एम आर ऐड होता है। उसका पैसिव बनाने के लिए इज एम आर ऐड होता है। बाकी चीजें वैसी होती है, कैसी? जो पहले ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, इज एम आर लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय एंड विथ द ऑब्जेक्ट लास्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बनने जा रहा है नया सब्जेक्ट। तो ये सारे चारों ऑप्शन में द क्लोथ्स है, तो यहाँ तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं, तो द क्लोथ्स। अब द क्लोथ्स प्लूरल है तो इज नहीं आएगा इसके साथ, मतलब ये गलत। और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने जब आपको बताया इज एम आर आ रहा होगा एज अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ वर है, ये पास्ट के बारे में बोल रहा है, इसलिए ये गलत। द क्लोथ्स आर वॉश्ड, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, ये लास्ट में ही रहेगा जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में भी वॉज है तो ये भी एलिमिनेट, क्योंकि पास्ट फॉर्म हो गया। आप कभी भी जब पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली टेंस में कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, टेंस सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वॉइस आप चेंज करते हैं तो मीनिंग नहीं बदल सकते आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस का। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन के लिए। अगला चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्लीक, पियर्सिंग, ईच, पाई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, सही है। इचिंग बोलते हैं हम, ये इच भी सही है, स्लीक भी सही है। पियर्सिंग गलत है, ये PIE होना चाहिए था, PIERCING। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पियर्सिंग। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो वाइल फिजिकल मूवमेंट, अब इसमें एक चीज ये हमको प्लस दे दी कि इसने स्टार्टिंग की चीज हमको बता दी कि वाइल फिजिकल मूवमेंट। अब इससे आपको क्वेश्चन को कनेक्ट करना है उसके अगले पार्ट में। तो वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज के लिए कुछ चाहिए। देखिए अगर हम इसको ऐसा बनाएं कि वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, ऑल लर्निंग, अब लर्निंग से कनेक्टेड है एक्टिविटीज, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल। अब इस फिजिकल के बाद वर्ड ढूंढिए, तो फिजिकल से कनेक्टेड है मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट। तो कैसा हो रहा है? वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज may not require physical movement and facial expression on the part of teachers and students। तो ऐसा रेंज होगा कि P पहले आएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या था, सॉरी Q पहले आएगा, then the next part is P, then the next part is S, then R, QPSR। ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड। फिर से पैरा जम्बल का क्वेश्चन आ गया है, आपको रीअरेंज करना है इसको। तो एज आई सेड, आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। जब ऐसा पैरा जम्बल हो जिसमें पहला कुछ स्टार्टिंग ना दिया हो तो हमको फर्स्ट सेंटेंस पता लगाना होता है। सबसे पहले हमारा पहला टास्क होता है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस जिससे शुरू हो रहा होगा वो पता लगाना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस दे ऑल्सो रोट, ये नहीं होगा क्योंकि ऑल्सो रोट मतलब इससे पहले कोई बात बोली जा रही होगी। तो ऑल्सो दे ऑल्सो रोट, तो ये ऑल्सो वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, दे रोट ट्राउजर। फिर वही बात है, यहाँ पर भी दे और यहाँ पर भी दे। किसकी बात हो रही है ये हमको नहीं पता। इसका मतलब दे अगर आप लगा रहे हैं तो उसके बाद उससे पहले पता तो होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो दिस प्लेस, विच प्लेस, फिर वही बात हमको नहीं पता। तो दूसरा लास्ट ऑप्शन बच गया, इन द 5th and 4th centuries BC। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो पहला ऑप्शन जहां से शुरू होगा सेंटेंस अरेंजमेंट वो है डी, इन द 5th and 4th century BC टुडेज साउथ यूक्रेन वाज नोन एज सिंथिया। साउथ यूक्रेन को सिंथिया के नाम से जाना जाता था।
फिर लिखेंगे दिस प्लेस, क्योंकि कौन सी प्लेस की बात हो रही है, सिंथिया, तो यहां से आपको कनेक्शन मिला प्लेस का। तो दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन। ये प्लेस था फेमस किसके लिए, आर्चर्स, इसको बोलते तीरंदाज, और हॉर्समैन मतलब घुड़सवार के लिए फेमस था। तो दे वोर ट्राउजर्स, कौन, इनकी बात हो रही है, तो यहां से हमको कनेक्शन मिला दे वोर, दे कौन, आर्चर्स एंड हॉर्समैन, वोर ट्राउजर्स टग इनटू लेदर बूट्स। अब दे ऑल्सो आएगा, क्योंकि एक बार दे यहां पर डिस्कस हो गया, तो नेक्स्ट अप्रोच आप दे ऑल्सो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एक सही फॉर्म में होगा। तो पहले डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, देन ए। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे अगर हम इतना नहीं भी पता लगाते, आप अगर फर्स्ट ही आपको पता चल जाता डी, तो ये चारों ऑप्शन में से डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे। ये एग्जाम के दौरान हो जाता है। अभी मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने सभी ऑप्शंस को डिस्कस किया। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 स्टेटमेंट्स। ये एरर करेक्शन, एरर फाइंड करना है आपको, बेसिकली करेक्शन नहीं। इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो he used to reply that the only place for which he went was the town library। तो he used to reply मतलब used to को मैं बता दूं कहाँ यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट की हैबिट बताने के लिए। तो that the only place for which, तो जब प्लेस की बात हो रही है तो क्या आना चाहिए, फॉर के साथ वेयर, फॉर के साथ वेयर। अगर आपको विच लिखना ही है तो आप लिख लीजिए टू विच, या तो आप लिखें फॉर वेयर, या फिर आप लिखें टू विच। तो एरर जो है वो इसी पार्ट में है। तो आप देख लीजिए ये पार्ट कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स। ऐसा सेंटेंस आपको सिलेक्ट करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं। तो देखते हैं सेंटेंसेस को। पहले तो आप पढ़ लीजिए कि है क्या इसमें, कि many communities in the world still feel that their voices and positions has been disenfranchised, ये बोलना चाह रहे हैं। तो अब आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसकी ही स्पेलिंग में कहीं ना कहीं पे फॉल्ट है। तो कौन सी सही स्पेलिंग है हमको ये पता होना चाहिए। ये स्पेलिंग सही है, डिसएनफ्रेंचाइज्ड की सेकेंड वाली स्पेलिंग सही है। दैट मीन्स अगर ये स्पेलिंग सही है तो ये सेंटेंस सही है। तो सेकेंड ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन किया नहीं हुआ है, मैं कर देती हूँ। स्पोरेडिक, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिन। ये क्या है, बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जो रुक रुक कर वो बोल रहे हैं, रुक रुक कर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मतलब इन अ नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म। थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं, फिर कुछ बता रहे हैं, फिर थोड़ी देर में कुछ बता रहे हैं। तो बेसिकली नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको ही ये बोलते हैं। तो ओकेशनल इज गोना बी द राइट आंसर। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग देख लो भाई। तो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में मतलब ओकेशनली बोल रहे हैं, तो ये चीज जो एग्जाम दे रहे हैं उनको डिस्टर्ब हो रही है, उस वजह से उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन व्हील एंड वो। इसका मतलब होता है अच्छे और बुरे समय में। आई विल बी विथ यू इन व्हील एंड वो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं, हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और इसमें देखेंगे डिस्पेयर एंड फेलियर, ये भी दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। और मैं बोलना चाह रही हूँ कि अच्छे और बुरे दोनों ही समय पे। तो ये है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी इन व्हील एंड वो। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, अब ये इडियम फ्रेज जब हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो ये वोकैब वाला जो पोर्शन है उसमें ज्यादा हमको अप्रोच यूज करके याद करना जरूरी है, तब वोकैब बनेगा। तो ये सीधा इसका आंसर है इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अ ग्रीन
हॉर्न का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो इनएक्सपीरियंस्ड है या फिर जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम चूज करना है हमको अनाउंस का। तो अनाउंस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। एडवर्टाइज, इसको तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। तो देखिए ये 20 क्वेश्चंस हो गए, 5 और क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट का, वो हम ग्रामर के दौरान सीखेंगे, जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम का था, जो लास्ट ईयर पेपर आया हुआ था 1 दिसंबर के पेपर का, 11:45 के शिफ्ट का ये पेपर था जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा जो एसएससी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसकी पोस्ट है, वो सारी चीजों के बारे में Ravi sir has already been discussed in the previous videos, so you can also watch those videos if you want. और ये बैच जल्दी शुरू होने वाली है, तो do study and pace up your preparation with Udaan IAS. Thank you.